हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51। अभिमन्यु को हुई परिणीति की फिक्र। उन दोनों के सवालों को सुनने के बाद परिणीति कुछ देर शांत रही, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, मेरे पति का नाम अभी है। वैसे काफी समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ और इसी बहाने मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलने का मौका मिल जाएगा। आखिर मैं भी तो देखूं, तुम जैसे इतनी प्यारी लड़की किस घर वालों को नसीब हुई है। अंकुश की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखने लगी। वह भला कैसे उसे लेकर जा सकती थी। अगर अभिमन्यु को पता चला वह किसी अनजान इंसान को घर लेकर आए हैं, तो अभिमन्यु उसे जान से मार देगा। ऐसे में वह जल्दी से अंकुश को रोकते हुए कहने लगी, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी याद आया, आज मुझे मेरी दोस्त से मिलना था, तो मैं उसी से मिलकर वापस घर चली जाऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया। ये कहते ही परिणीति अपना बैग लेकर बिना अंकुश की बात सुने तुरंत घर से बाहर जाने लगी। जब अंकुश के बॉडीगार्ड ने ये देखा, तब वह अंकुश के सामने आकर सर झुकाकर कहने लगा, सर, अगर आपका ऑर्डर हो तो क्या हम उनका पीछा करें। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही अंकुश उन लोगों को देखते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ उसे मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हो। फिलहाल के लिए पता करने की कोशिश करो इसकी लाइफ पहले के टाइम पर कैसी थी। इसकी माँ का नाम क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, सब कुछ। अंकुश ओबरॉय की बात सुनते ही बॉडीगार्ड तुरंत वहां से चले गए। जब मोनिका ओबरॉय ने ये देखा, तब वह अंकुश ओबरॉय को देखकर कहने लगी, अभी तो उसने बताया कि उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, तो जाहिर सी बात है ये वह लड़की नहीं हो सकती है। सिर्फ चेहरा मिलने से खून नहीं मिलता है, और परिणीति का चेहरा आपकी माँ से जरूर मिलता है। उसकी हरकत भी आपकी माँ से मिलती है, लेकिन उसने खुद कहा है कि उसकी जिंदगी में पहले से उसकी माँ है, तो भला वह आपकी बहन कैसे हो सकती है। मोनिका ओबरॉय की बातों को सुनकर अंकुश उन्हें देखते हुए कहता है, बात तो आप सही कह रही है, लेकिन न जाने क्यों उसके पास रहने पर मुझे अच्छा लगता है। ये बात आप भी जानती है दादी कि मैं जल्दी मुस्कुराता नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ रहकर, उसकी बातों को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट खुद आ जाती है, और मैं तब तक पता करने की कोशिश करूंगा, जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिल जाता है। फिलहाल के लिए आपकी इच्छा थी परिणीति से मिलने की, तो आपके लिए मैंने उसके कॉलेज को बंद करवा दिया। इसलिए हो सके तो दोबारा ऐसा करने के लिए मत कहिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो या उसकी पढ़ाई पर कोई दिक्कत पड़े। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर मोनिका ओबरॉय मुस्कुराते हुए कहती है, आपका शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना किया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगी। मैं बस उसे दोबारा देखना चाहती थी और उसके हाथों का बनाया हुआ खाना खाना चाहती थी। बिल्कुल वही स्वाद था। फिलहाल मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर आपको परिणीति के बारे में और कुछ पता चले तो मुझे भी बताएगा। ये कहने के बाद मोनिका ओबरॉय वहां से उठकर चली गई। इधर परिणीति अंकुश के घर से निकलते ही काफी दूर चली आई थी। उसके फोन में रिचार्ज नहीं था। वह फोन करके किसी को बताना चाहती थी। अपने फोन को बार बार देखकर वह परेशान पर परेशान हुए जा रही थी। तभी उसने एक किराने की दुकान देखी। ये देखते ही परिणीति तुरंत किराने की दुकान के पास आकर वहां बैठे आदमी को देखकर कहने लगी, भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस समय अर्जेंटली किसी को कॉल करना है और मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, तो क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? परिणीति की बातों को सुनकर वह आदमी उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। वह बेचारा पहले से ही काफी गरीब था, और ऐसे में वह किसी पर यकीन कैसे कर सकता था। इसलिए वह अपना फोन छुपाते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं है और मैं अपना फोन किसी को देता भी नहीं हूँ।
सामने बैठे आदमी की बातों को सुनकर परिणीति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह भी उसकी बातों को समझ पा रही थी। वह जानती थी वह आदमी डर की वजह से अपना फोन नहीं दे रहा है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वह तुरंत उसे देखकर कहने लगी, ठीक है, आपको फोन नहीं देना है ना, तो कोई बात नहीं। आप क्या कुछ समय के लिए अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं? परिणीति की बातों को सुनकर उस आदमी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। फिर कुछ सोचते हुए अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया। परिणीति जल्दी से उसके हॉटस्पॉट को अपने फोन में कनेक्ट करके अभिमन्यु के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने लगी। जैसे ही अभिमन्यु का मैसेज गया, उसने गहरी सांस ली और वह उस दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगी। वह आगे की ओर बढ़ रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कुछ गाड़ियां उसकी तरफ बढ़ रही है, जो आगे की तरफ से आ रही थी। ये देखकर परिणीति के कदम वहीं रुक गए। उसी वक्त वह सारी गाड़ी परिणीति के ठीक सामने आकर रुक गई, जिसमें से बीच वाले गाड़ी ठीक परिणीति के पैरों के सामने रुकी थी। ये देखकर परिणीति तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और साकेत अभिमन्यु दोनों ही गाड़ी से बाहर निकल गए। परिणीति को सही सलामत देखकर अभिमन्यु गुस्से में उसके पास आकर उसके बाजू पकड़ के चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो चुकी हो। जब तुम्हें पता था कॉलेज बंद है तो तुम यहाँ कॉलेज में क्या करने आई थी? अभिमन्यु को गुस्से में देखकर परिणीति हैरानी से उसे देख रही थी। जिस तरह से अभिमन्यु ने गुस्से में उसके बाजू को पकड़ रखा था, उससे परिणीति को तकलीफ हो रही थी। लेकिन अपनी तकलीफ को छुपाते हुए वह घबराकर कहने लगी, मुझे नहीं पता था कॉलेज बंद है, और जब मैं कॉलेज पहुंची तो वहां के गार्ड ने बताया आज कॉलेज बंद रखा गया है। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु गुस्से में कहता है, जब कॉलेज के गार्ड ने तुम्हें बता दिया आज कॉलेज बंद है, तो तुम कहाँ गई थी और वह गाड़ी किसकी थी जो तुम्हें लेने के लिए कॉलेज आई थी? बताओ, तुम किसके साथ गई थी? क्या किसी से तुम्हें नुकसान पहुंचा है? क्या किसी ने तुम्हें किडनैप किया था? अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति को समझ नहीं आ रहा था वह सच कैसे बताएं। वह कैसे बता दे कि वह अंकुश ओबरॉय के साथ उसके घर पर गई थी। तभी साकेत अभिमन्यु को परिणीति से दूर करके बड़े ही आराम और नरमी के साथ परिणीति से कहा, देखो परिणीति, अभिमन्यु गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम ये बात याद रखना, कुछ लोग हैं जिसको पता है तुम अभिमन्यु मल्होत्रा की पत्नी हो और ऐसे में तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोग तुम पर हमला कर सकते हैं। तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा और प्लीज तुम मुझे बताओ वह गाड़ी किसकी थी जो तुम्हें लेने आई थी, जिसकी गाड़ी में तुम बैठकर उसके साथ चली गई थी। साकेत की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखते हुए घबराकर कहने लगी, वह गाड़ी अंकुश ओबरॉय की थी और मुझे नहीं पता था वह अचानक से वहां आ जाएगा। मैं तो कॉलेज से बाहर निकल रही थी, फिर उसकी गाड़ी मेरे सामने आ गई। उसने कहा कि उसकी दादी को मुझसे मिलना है। मैं पहले उसे मना कर रही थी लेकिन उसकी दादी जिद पर आ गई थी, इसलिए मैं उसके साथ उसके कहने पर उसके घर चली गई थी। उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें डॉक्टर ने हेल्दी खाने को कहा था। घर के नौकर खाना बनाते थे तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जिस तरह पापा को मैं हेल्दी खाना बनाकर देती हूँ और वह बड़े अच्छे से खा लेते हैं, उसी तरह मैंने उन लोगों को भी बना कर दिया और उनके घर के सर्वेंट को भी सिखा दिया है, ताकि मैं उनके घर दोबारा ना जा सकूं। मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद नहीं गई थी, वह मुझे लेकर गए थे और मुझे यहाँ का रास्ता भी नहीं पता था। मेरा फोन का रिचार्ज भी खत्म हो गया था, इसलिए मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि मैंने सामने एक भैया से हॉटस्पॉट लेकर आपको मैसेज किया था, ताकि आप मेरे मैसेज को देखकर मेरे पास आ सके। परिणीति बड़े ही आराम के साथ सच कबूल कर रही थी। अभिमन्यु भले ही उसकी बातों को सुनकर गुस्से में था, लेकिन उसे ये देखकर अच्छा लगा कि परिणीति ने कोई भी बात उससे नहीं छुपाई। अगर वह चाहती तो उससे बचने के लिए वह ये सच छुपा सकती थी और यह बात अभिमन्यु को कभी पता नहीं चलती। साकेत भी ये देखकर खुश था कि परिणीति ने एक भी सच नहीं छुपाया।
वह मुस्कुराया और उसने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसे घर लेकर चलते हैं। वैसे भी ये काफी घबराई हुई लग रही है और हमारा यहाँ ज्यादा देर तक रहना सही भी नहीं है। साकेत की बात सुनते ही अभिमन्यु परिणीति का हाथ पकड़ते ही गुस्से में गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। अचानक बैठने पर परिणीति के हाथों में चोट लग गई, लेकिन इस बात पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी साकेत भी अपनी जगह पर आकर बैठा और उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। जब परिणीति ने ये देखा, तब वह सामने बैठे साकेत से कहने लगी, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? परिणीति की बातों को सुनकर साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, हम आपके नंबर को काफी ज्यादा देर से ट्रेस कर रहे थे, लेकिन लोकेशन बहुत ही एरर हो रहा था। तभी जैसे ही आपने अपना नेट ऑन किया, उसी वक्त हमें आपका जीपीएस लोकेशन मिल गई और हम लाइव ही आपका लोकेशन देख रहे थे। आप जो ये पीछे गाड़ियां देख रही है, उसमें एक हैकर बैठा हुआ है जो आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा था। वैसे क्या आप मुझे बता सकती है, अंकुश ओबरॉय के घर जाने के बाद वहां क्या क्या हुआ और अंकुश ओबरॉय ने आपसे क्या क्या सवाल किए? साकेत की बातों को सुनकर परिणीति बड़ी ही मासूमियत के साथ मुस्कुराते हुए कहने लगी, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकती हो और मैं उनको भाई ही कहकर बुला रही थी। उनकी दादी ने मुझसे सवाल किया था कि मेरे घर में कौन कौन है। गलती से मैंने कह दिया कि मैं अपने पति के घर पर रहती हूँ। मेरी माँ और मेरी बहन दूसरे गांव में रहती है। परिणीति की बातों को सुनकर साकेत और अभिमन्यु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी उन दोनों को हैरानी में देखकर परिणीति अपनी बात पूरी करते हुए कहने लगी, फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं अभिमन्यु मल्होत्रा की पत्नी हूँ। उन्होंने पूछा था मेरे पति का नाम क्या है, तब मैंने कह दिया मेरे पति का नाम अभि है। परिणीति के मुंह से अभि सुनकर अभिमन्यु जो तसल्ली ले चुका था, वह तुरंत गुस्से में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह शब्द उसे चुभ रहा हो। सामने बैठा साकेत भी समझ चुका था अभि शब्द सुनकर अभिमन्यु को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि सालों पहले सौम्या उसे बड़े ही प्यार से अभि कहकर बुलाया करती थी और हमेशा कहती थी कि अभिमन्यु से अच्छा अभि कहना अच्छा लगता है। आज परिणीति ने ये कहकर आग में घी डालने वाला काम कर दिया था। परिणीति अपनी बात खत्म कर चुकी थी, लेकिन उसी वक्त उसे कार के अंदर भी इतनी ज्यादा गर्मी महसूस हुई कि उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी आग के गोले के सामने बैठी हो। तभी वह अपने बगल में बैठे अभिमन्यु की नजरों में देखने लगी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और वह गुस्से में मुट्ठी बंद किए जा रहा था। एपिसोड 52 परिणीति हुई परेशान। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर परिणीति डर की वजह से खिड़की की तरफ जाने लगी। जब सामने बैठे साकेत ने खुद भी यह महसूस किया कि आज गाड़ी के अंदर काफी गर्मी महसूस हो रही है, तब उसने पीछे मुड़कर अभिमन्यु के गुस्से को देखा। इसके बाद वह माहौल को शांत करते हुए कहता है, वैसे भाभी अपने ना ये बिल्कुल ठीक किया। मेरे कहने का मतलब है अच्छा हुआ आपने किसी को नहीं बताया कि आप अभिमन्यु मल्होत्रा की पत्नी हो। मैं नहीं जानता हूँ आप अपने पति के बारे में कितना जानती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के सभी लोग अभिमन्यु मल्होत्रा को अच्छे से जानते हैं। अगर एक बार उसे देख ले तो उसे पहचान लेते हैं और ऐसे में अगर किसी को पता चल गया कि आप उनकी पत्नी हो तो इससे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर आप कहीं भी जाओगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। लोग आपको घेर लेंगे, आपसे कई सवाल करेंगे, खास करके मीडिया वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। साकेत की बातों को सुनकर परिणीति बिना अभिमन्यु को देखे घबराते हुए कहती है, हाँ तो मुझे कोई शौक भी नहीं है इनको पति के रूप में इंट्रो करवाना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, यह मेरे पति है। मेरा मतलब जब तक ये खुद नहीं कहते हैं तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। परिणीति की बातों को सुनकर साकेत उसे देखने लगा। तभी अभिमन्यु अपने दांत पीसकर कहता है, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम लोगों के सामने ये जाकर कहो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। जिंदगी में कुछ भी हो जाए अपने जुबान से ये तो कभी मत कहना। और हाँ, आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ,
लेकिन अगली बार से अगर अंकुश ओबरॉय तुम्हें लेने आया या फिर तुम खुद मुंह उठाकर उसके घर चली गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना, तो तुम घर के बॉडीगार्ड से पूछना। मैं पनिशमेंट की तौर पर उन्हें कैसा सबक सिखाता हूँ। फिर जाकर तुम्हें पता चलेगा कि मैं किसी के साथ में क्या कर सकता हूँ। अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखकर हैरान होकर कहने लगी, आप मुझे बता रहे हो या फिर डरा रहे हो? मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं खुद उसके साथ नहीं गई थी। वह मुझे अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। वह तो मुझे छोटी बहन मानते हैं। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर वह तुम्हें अपनी पत्नी मानेगा तब भी तुम उसके साथ चली जाओगी। छोटी बहन मानता है तो क्या हो गया? तुम उसकी अपनी छोटी बहन नहीं हो। एक बात याद रखना, ये दुनिया ना एक नंबर की खिलाड़ी है। किसी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब जानते हैं। इसीलिए यहाँ के इंसानों से बचकर रहना, और हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति घबराते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अगर मर भी रही होगी तब भी आप मुझे बचाने नहीं आओगे। हाँ, तो मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ। मैंने आपको नहीं बुलाया था। मैं तो बस आपको मैसेज करने वाली थी कि आप खुद मेरे पास आ गए। अगर इतना ही है तो आप मुझे यही उतार दीजिए। मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। इससे अच्छा यही होता कि मैं खुद चली जाती। आप तो मुझे बचाने आए नहीं हो, बल्कि मुझे सिर्फ सुनाने आए हो। आपसे बेहतर तो साकेत है और मानव है। यहाँ तक कि इवान भी, वह सब अच्छे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने गुस्से में उसे देखा और फिर सामने बैठे ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। आई सेड स्टॉप द कार। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? गाड़ी रोको। अभिमन्यु के इतना चिल्लाने पर ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर अभिमन्यु को देखने लगा। तभी अभिमन्यु परिणीति को देखकर गुस्से में कहता है, चलो उठो। बहुत शौक है ना तुम्हें खुद जाने का, तो अब यहाँ से खुद अकेली चली जाओ, और हाँ, गलती से भी किसी की मदद मांगने की कोशिश मत करना, वरना मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें सड़क पर बिठा कर रख दूंगा। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर साकेत हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से गाड़ी में ये लोग इतना झगड़ा क्यों करने लगे, जबकि सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था। वह लोग इतने अच्छे से घर भी जा रहे थे, और यह परिणीति, उसे क्या जरूरत थी उस पर चिल्लाने की, जबकि किसी ने भी अभिमन्यु पर आज तक नहीं चिल्लाया है। हालांकि परिणीति उस पर चिल्लाई नहीं थी, लेकिन अपने लिए आवाज उठाने के चक्कर में उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। जब परिणीति ने ये देखा तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। उसे क्या पता था उसके इतना कहने पर अभिमन्यु सच में उसे यही उतारने के लिए कह देगा। उसे तो इन शहर के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन अब उसने कह दिया तो उसे उतरना ही था, क्योंकि वह जानती थी अगर अब उसने मना कर दिया ना, तो अभिमन्यु गाड़ी के अंदर उसे जान से मार देगा। ये सोचकर परिणीति चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही अभिमन्यु ने ड्राइवर को इशारा किया, जिसके बाद ड्राइवर ठीक परिणीति के सामने से आगे निकल गया। अभिमन्यु के साथ आई हुई बाकी गाड़ी भी वहीं रुकी हुई थी, और वह सब ये देखकर हैरान थे कि कैसे अभिमन्यु ने अपनी ही वाइफ को बाहर छोड़ दिया है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग परिणीति के लिए रुके या फिर नहीं। एक गाड़ी अभी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उसके फोन पर साकेत का मैसेज आया, वह लोग परिणीति को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। ये देखकर परिणीति को बहुत बुरा लगा। उसे रोना भी आ रहा था। एक सुनसान रास्ते पर उसे अकेला छोड़ दिया गया था। शाम का वक्त हो चुका था, ऐसे में सड़कें भी काफी ज्यादा साफ नजर नहीं आ रही थी। परिणीति चुपचाप नजरें नीचे करके सड़कों पर चली जा रही थी। उसे नहीं पता था अब आखिर उसे जाना कहाँ है। भले ही उसे एड्रेस याद था, लेकिन उसे रास्ता याद नहीं था। ऐसे में वह बस चुपचाप आगे चली जा रही थी।
चलते चलते कब 1 घंटा बीत गया उसे खुद भी पता नहीं चला। चलते चलते वह इतनी ज्यादा थक गई कि वह सामने पर के नीचे एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गई और अपने फोन को देखने लगी। उसके फोन में रिचार्ज भी नहीं था। ऐसे में वह किसी से मदद कैसे मांगती, और अभिमन्यु ने भी साफ कहा था वह किसी से मदद नहीं ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में आकृति मल्होत्रा और प्रेरणा मल्होत्रा दोनों ही नायरा को संभाल रहे थे, जो परिणीति के बारे में सोचकर घबराए जा रही थी। उसके लिए रोए जा रही थी, क्योंकि परिणीति अभी तक घर नहीं आई थी। ऊपर से नायरा को थोड़ी देर पहले ही पता चला कि आज तो कॉलेज बंद था, जिसके बाद भी परिणीति को घर आने में इतना लेट कैसे हो गई। वह ये सब सोचकर वो रोए जा रही थी कि तभी अभिमन्यु, साकेत और मानव एक साथ घर के अंदर आ गए। हालांकि मानव परिणीति के लिए उसके पीछे ही था, लेकिन अभिमन्यु इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने मानव को भी अपने पास बुला लिया। एपिसोड 53 मुझे उसकी फिक्र नहीं है। वह तीनों ही घर के अंदर आ चुके थे। साकेत ने देखा नायरा रो रही है, तब वह तुरंत उसके पास आकर परेशान भरी आवाज में कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस समय रो क्यों रही हो? साकेत की आवाज सुनते ही परिवार की नजर उन तीनों पर चली गई, जिसके बाद प्रेरणा मल्होत्रा साकेत को देखकर घबराते हुए कहने लगी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन परिणीति अभी तक घर नहीं लौटी है और आज उसका कॉलेज भी बंद था। उसके बावजूद भी वह अब तक घर नहीं आए है। उसको कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर साकेत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही अभिमन्यु और मानव भी हैरानी में थे। अभिमन्यु को लगा था परिणीति खुद घर पहुंच जाएगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह अभी तक घर नहीं आएगी। वही साकेत उन लोगों की बातों को सुनकर तुरंत अभिमन्यु के पास आकर धीरे से उसे कहने लगा, मैंने कहा था ना, हमें परिणीति को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वह इस शहर के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानती है और ऐसे में तुमने उसे ऐसी जगह छोड़ दिया जहां पर कोई नहीं था। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। वही नायरा उसकी बातों को सुन चुकी थी, जिसके बाद वह तुरंत अभिमन्यु के पास आकर हैरान होकर कहने लगी, साकेत भाई क्या कह रहे हैं? आपने परिणीति को देखा था? वह कहाँ है भाई? आप बताओ, मैं खुद उसे लेने के लिए चली जाऊंगी। आप नहीं जानते हो, वह बहुत मासूम है। लोग उसका फायदा उठा लेंगे और वह तो इस पूरे शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उसे तो पता भी नहीं है घर कैसे आना है और उसका फोन भी तो नहीं लग रहा है। नायरा की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपने गुस्से को शांत करके कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहते ही वह बिना किसी को कुछ कहे वहां से निकल गया। जब साकेत और मानव ने ये देखा तो वह दोनों भी तुरंत अभिमन्यु के पीछे चले गए। वह तीनों वहां से निकल ही थे कि तभी इवान हॉस्पिटल से घर के अंदर आ रहा था, लेकिन वह बार बार जाते हुए अभिमन्यु को भी देख रहा था। जिसके बाद वह परिवार के पास आकर उन लोगों को देखते हुए कहने लगा, ये तीनों इस समय कहाँ गए हैं? साकेत की बातों को सुनकर नायरा तुरंत उसके पास आकर रोते हुए कहने लगी, भाई परिणीति अभी तक घर नहीं आए हैं और मैं उसे कॉल करने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है और अभी अभी अभिमन्यु भाई ने कहा था कि उन्होंने परिणीति को देखा था। वह उसे ही लाने के लिए गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको तो पता है ना परिणीति कितनी ज्यादा मासूम है। लोग उसका फायदा उठा सकते हैं और वह इस जगह के बारे में जानती भी नहीं है। नायरा को घबराते हुए देखकर इवान उसे समझाते हुए कहता है, भाई ने कहा वह परिणीति को लेकर आएंगे, तो तुम फिक्र मत करो, वह उसे जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो मैं खुद भी उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहते हुए इवान अपना मेडिकल बैग वही सोफे पर रखकर तुरंत चला गया। जिसके बाद आकृति मल्होत्रा नायरा को संभालने लगी और परिणीति के घर आने का इंतजार करने लगी। गाड़ी में बैठे अभिमन्यु के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, जिसे देखकर मानव घबराते हुए कहता है, सर मैडम लापता है और आपके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं दिख रही है। क्या आपको मैडम की फिक्र नहीं हो रही है? क्या आपको इस बात का डर नहीं लग रहा है कि मैडम इस समय किस हालत में होगी?
मानव की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तभी साकेत उसे देखते हुए कहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारी मैडम से कोई प्यार नहीं करता है, और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि मैडम मुसीबत में होगी। जितनी उनकी सोच है, उसके हिसाब से तो शायद मैडम को घर आ जाना चाहिए, या फिर यह भी हो सकता है कि वह हमें परेशान करना चाहती हैं। साकेत की बातों को सुनकर मानव मुंह बनाते हुए कहता है, सर का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मैडम को पसंद नहीं करते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं मैडम को जरूर ढूंढ लूंगा। अगर उस समय सर मुझे अपने पास नहीं बुलाते, तो उसी समय मैं मैडम पर नजर बनाकर रखता और उनकी रक्षा करता। पर आप लोगों ने मुझे उन्हें सपोर्ट करने से पहले ही बुला लिया। वैसे तो मैं आप दोनों के सामने कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगली बार से अगर मुझे मैडम की रक्षा करने का जॉब मिल रहा होगा और आप लोग मुझे बुलाएंगे, तो मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैडम पर कोई मुसीबत आए और मैं उन समय पर उनके साथ न रहूं। मानव की बातों को सुनकर साकेत गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें इन्हीं कामों के लिए यहाँ बुलाया गया है, लेकिन यह मत भूलो कि यहाँ पर राजा सिर्फ एक है और तुम्हें उनके मुताबिक चलना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं परिणीति को पसंद नहीं करता हूँ, मैं खुद उन्हें पसंद करना चाहता हूँ। वह बहुत अच्छी है, लेकिन हम ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे सर की शादी कैसे हुई है, इसलिए शायद तुम मैडम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हो, सर पर नहीं। साकेत की बातों को सुनकर मानव उसे देखने लगा। तभी साकेत ने आगे कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलना चाहा, तभी अभिमन्यु ने गुस्से में ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोका और अभिमन्यु तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। ये वही जगह थी जहां पर उसने परिणीति को अकेला छोड़ा था। अंधेरा होने की वजह से आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और दूर दूर तक एक इंसान तक नजर नहीं आया। साकेत और अभिमन्यु भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। वह सब भी परिणीति को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि अभिमन्यु के साथ आए हुए जितने भी बॉडीगार्ड थे, वह सब चारों तरफ फैल गए थे। लेकिन आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी उन लोगों को परिणीति कहीं भी नजर नहीं आई। एपिसोड 54 अभिमन्यु का गुस्सा। इसके बाद उसने तुरंत मानव को जीपीएस ट्रैक करने को कहा, लेकिन मानव ये काम पहले ही कर चुका था। पर जीपीएस ट्रैक नहीं हुआ, जिस वजह से वह अभिमन्यु के पास आकर घबराते हुए कहता है, सर मैं काफी समय से नंबर ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन लोकेशन बहुत ही गलत दिखाई जा रही है। मेरे कहने का मतलब है मैडम तो इसी शहर में होगी ना, लेकिन उनकी लोकेशन विदेश की दिख रही है। अब आप ही बताएं कैसे पॉसिबल हो सकता है। मानव की बातों को सुनकर अभिमन्यु गुस्से में दांत पीसकर कहता है, तुम लोगों का कोई काम ठीक से नहीं होता है। मैंने एक काम दिया था, वह भी तुम्हें नहीं आ रहा है। इससे बेहतर यही होता कि तुम घर में बैठे रहते। ये कहते ही अभिमन्यु ने गुस्से में ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला और खुद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। जब साकेत ने ये देखा तो वह गुस्से में मानव पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है, सर के सामने ऐसे मत बोला करो। तुम्हारी बातों से सर को बहुत गुस्सा आता है और तुम हो कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, इसलिए मुझे तुमसे नफरत होती है। आप ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। जितना हो सके मैडम को हर एक जगह ढूंढने की कोशिश करो, और अगर मैडम नहीं मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, और अगर मिल जाए तो भी मुझे ही इन्फॉर्म करना। सर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहते हुए साकेत गुस्से में बॉडीगार्ड की दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गया और वहां से अभिमन्यु के पीछे चला गया। मानव ने जब ये देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एक तो परिणीति मिल नहीं रही थी, ऊपर से इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, परिणीति को तो वह ढूंढ कर ही रहेगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके वहां से आगे निकल गया। उसके पीछे आ रहे हैं बॉडीगार्ड, जो मानव के पीछे चल ही रहे थे।
मानव ने उन्हें अपने पीछे आने से रोक दिया और खुद परिणीति को ढूंढने के लिए अकेला चला गया। आगे चलते चलते काफी दूर पहुंचने के बाद मानव को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगी। उसने देखा वहां पर एक छोटा सा ढाबा है, जहां पर कई सारे लोग हंसते हुए बातें करते हुए खाना एंजॉय कर रहे थे। साथ ही कोई वहां पर बहुत ही प्यारी आवाज में गाना गा रहा था। ये देखकर मानव ढाबे वाले के पास पहुंचा और उनके यहाँ से एक पानी की बोतल खरीदने लगा। उसने पानी की बोतल ली ही थी कि उस बीच में उसकी नजर एक लड़की पर चली गई, जो कुछ बर्तन को अपने हाथों में उठाकर दूसरी तरफ लेकर जा रही थी। पीछे से वो उसे ठीक से नहीं पहचान पा रहा था, पर मानव को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस तरह के कपड़ों को आज ही कहीं देखा है। वह उस लड़की को देखते देखते पानी की बोतल से पानी पीते हुए उसके पीछे आ गया। जब वह ढाबे के पीछे पहुंचा तो उसने देखा वहां पर एक छोटा सा कुआं बना हुआ था, जिसमें से पानी निकालते हुए वह लड़की बर्तन धो रही थी। ये देखकर मानव की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि परिणीति थी। परिणीति की ऐसी हालत देखकर मानव तुरंत परिणीति के पास आया और उसे वहां से उठाते हुए हैरान होकर कहने लगा, मैडम आप यहाँ क्या कर रही है? मानव को अपने सामने देखकर परिणीति, जो बेमन से बर्तन साफ करने वाली थी, वह बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कोई उसे बचाने आ गया है। वह तुरंत अपने हाथ को अच्छे से साफ करके मानव के गले लग गई। मानव, जिसने अपने हाथों को नीचे करके रखा था, वो परिणीति के ऐसे रिएक्शन पर हैरान था। उसने एक बार भी अपना हाथ उठाकर परिणीति की गर्दन पर नहीं रखा। परिणीति को जब एहसास हुआ कि उसका डर खत्म हो गया है, तब वह मानव से दूर होकर रोते हुए कहने लगी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपको पता है इन लोगों ने मुझे यहाँ पकड़ के रखा है और कह रहे हैं कि जब तक तुम पूरे बर्तन साफ नहीं करोगी, तब तक यहाँ से नहीं जाओगी। मैं तो यहाँ से जा भी रही थी और इन लोगों ने मेरे फोन भी ले लिया। मैं तो किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। परिणीति की बातों को सुनकर मानव को बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत परिणीति का हाथ पकड़ के ढाबे के सामने आ गया। ढाबे का मालिक, जो पकौड़ी बन रहा था, वह परिणीति को किसी आदमी के साथ देखकर गुस्से में तिलमिला उठा। परिणीति ठीक उसी आदमी के सामने थी, जिस वजह से जब उसने गुस्से में गर्म तेल में पकोड़े फेंके तो उस गर्म तेल के कुछ छींटे परिणीति के हाथों पर जा गिरे। वही जब मानव ने ये देखा तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए ढाबे के मालिक की गर्दन पकड़कर दांत पीसकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैडम के साथ इतना गंदा व्यवहार करने की? तुम जानते भी हो ये कौन है? अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना तो इसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये तुम जो पकोड़े तल रहे हो ना, इसमें प्याज के पकोड़े नहीं, तुम्हारे पकोड़े बनाकर खिलाऊंगा। मानव को आज परिणीति पहली बार इतने गुस्से में देख रही थी। हालांकि उसकी उसके साथ उतनी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जितनी मुलाकात मानव के साथ हुई थी, उसमें यह ऐसी मुलाकात पहली बार थी। वहीं वहां के लोग ये देखकर डर गए थे, लेकिन कुछ थे जो एकटक खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। मानव गुस्से में उसकी गर्दन को और तेज दबाने लगा। तभी ढाबे का स्टाफ तुरंत अपने मालिक को बचाने के लिए सामने आ गया। लेकिन तभी मानव ने अपने पास रखी बंदूक को निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को पॉकेट में रखा, तभी पीछे से डरावनी आवाज आई। सोचना भी मत, यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अभिमन्यु की थी, जो अपनी पूरी बॉडीगार्ड टीम के साथ वहां पहुंचा हुआ था। साकेत भी ठीक अभिमन्यु के पास मौजूद था। इस समय अभिमन्यु एकदम किसी शैतान के राजा की तरह लग रहा था। अपने एक हाथ में फोन पकड़े तो वही दूसरे हाथ को अपने पॉकेट में रखकर वह किसी शैतान की तरह उस ढाबे के मालिक को देख रहा था। लेकिन इस बीच में जब उसने मानव को बंदूक निकालते हुए देखा तो उसने तुरंत उसे सतर्क कर दिया। एपिसोड 55 अभिमन्यु मेरी पत्नी है वो। अभिमन्यु की कठोर आवाज सुनते ही मानव के हाथ पॉकेट में ही रह गए। वह बंदूक निकालने वाला था, लेकिन अभिमन्यु ने जिस तरह से उसे रोकने की कोशिश की, उससे वो समझ गया कि अभिमन्यु नहीं चाहता है कि वह बंदूक परिणीति के सामने निकाले।
अभिमन्यु तेज कदमों से चलते हुए परिणीति के पास आया और उसके चेहरे को देखने लगा। जिस तरह से उसके चेहरे पर कुछ निशान के दाग बन चुके थे, ये देखकर वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उसने इसकी ऐसी हालत बनाई। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर और उसकी ताकत को देखकर वहां के लोग डर चुके थे, जिनमें से कुछ लोग तो वहां से भाग भी चुके थे, लेकिन ढाबे में रहने वाले सब लोग वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि ढाबे का मालिक भी गंभीर हालत में जो जमीन पर पड़ा हुआ था, वह भी सर उठकर अभिमन्यु को ही देखने लगा। तभी मानव अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, सर मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा मैडम पीछे वाली जगह पर बर्तन साफ करने जा रही थी। मैडम की ऐसी हालत इन ढाबे वालों ने बनाई है और इसके आगे की कहानी हमें मैडम ही बता सकती है। मानव की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके परिणीति को देखने लगा, तो परिणीति अभिमन्यु को देखकर कहती है, मैं जब आपकी गाड़ी के जाने के बाद पैदल जा रही थी, तभी मैंने ढाबे को देखा। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं उनके पास आ गई, लेकिन तभी मैं एक आदमी से टकरा गई, जिससे मेरा फोन एक्सचेंज हो गया। उसने मेरा फोन ले लिया और मेरे पास उसका फोन आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं फिर भी उन अंकल के पास गई और उनसे मैंने कहा कि मुझे खाना चाहिए, जबकि मैंने ये भी कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और इन्होंने कहा था कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से खाओ। और जब मैं खाकर यहाँ से जाने लगी, तब इन्होंने मुझ पर गुस्सा करके कहा कि मुझे पैसे देने हैं, जबकि हमारी पहले ही बात हो गई थी। मैंने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने कहा कि जितना खाना खाया है उतने पैसे देने होंगे। अगर पैसे नहीं है तो तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करना होगा। जब मैं इनकार करने लगी तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैं डर गई थी इसलिए मैं इनकी बातों को मानकर उनके ढाबे के बर्तन धोने चली गई। पीछे बहुत बड़े बड़े बर्तन थे। ऐसा नहीं कि मुझे बर्तन धोना नहीं आता है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर अच्छे बर्तन को भी खराब करके दे दिया और कहा कि ऐसे ही पैसे वसूल होंगे। परिणीति की मासूमियत को देखकर और उसकी बातों को सुनकर अभिमन्यु की नजर उसके गालों पर चली गई, जिसके दाग से समझ रहा था कि वह थप्पड़ के निशान थे। ऐसे में उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। उसने गुस्से में परिणीति का हाथ पकड़ा और जमीन पर पड़े हुए आदमी के कॉलर को पकड़ के उसे उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। अभिमन्यु मल्होत्रा को गुस्से में देखकर ढाबे वाला आदमी बहुत डर गया था। ऐसा नहीं है कि उसने अभिमन्यु को पहचाना नहीं था, वह अभिमन्यु को पहचान चुका था, जिस वजह से उसे इतना ज्यादा डर लगने लगा कि वह बस वहां से भागना चाहता था। और उसे अब इस बात पर और ज्यादा डर लगा कि उसने जिसे थप्पड़ मारा वह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु मल्होत्रा की पत्नी है। वही जब साकेत और मानव परिणीति ने अभिमन्यु के मुंह से यह सुना तो उन तीनों को हैरानी हुई, लेकिन उन तीनों ने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और सामने ढाबे वाले मलिक को देखने लगा। तभी अभिमन्यु परिणीति का हाथ छोड़कर 2 थप्पड़ उसके चेहरे पर मारकर दांत पीसकर कहता है, औरत पर हाथ उठाने में शर्म नहीं आई, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहते ही अभिमन्यु ने साकेत को देखा और उसे इशारा किया, जिसे देखकर साकेत अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करने लगा। इसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर वहां एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। ऐसा लग रहा था वह गाड़ी पहले से वहां मौजूद हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वह गाड़ियां साकेत ने पहले ही मंगवाई थी, क्योंकि उसे परिणीति को ढूंढना था, जिसमें पुलिस भी उसकी पूरी मदद कर रही थी। पुलिस की 2 गाड़ी वहां आकर रुकी जी। जिस ढाबे पर अब तक कस्टमर की भीड़ लगी हुई थी, अब उस ढाबे पर अभिमन्यु के साथ आए हुए सभी बॉडीगार्ड और पुलिस वालों की भीड़ थी। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी से उसके पास आकर ढाबे वाले आदमी को पकड़ के अभिमन्यु से कहने लगा, आप फिक्र मत करें, इन्हें इनकी सजा मिल जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैं फिक्र नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे फिक्र करना भी नहीं है। यह इंसान तब तक जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब तक इसे इसका सबक नहीं मिल जाए। और अगर मैंने देख लिया कि यह सड़क पर घूम रहा है तो इसके साथ साथ तुम लोगों की वर्दी भी चली जाएगी। ये बात याद रखना।
ये कहते ही अभिमन्यु परिणीति का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। पर तभी परिणीति उसे रोककर कहती है, मेरा फोन तो उसके पास है और उसमें पैसे भी हैं। आज ही सुबह मम्मी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। यानी कि वह पैसे भी चले गए तो मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी। परिणीति की बातों को सुनकर मानव हैरान होकर कहता है, क्या कहा आपने? आप फोन के कवर में 10 लाख लेकर घूम रही थी, लेकिन फोन के कवर में 10 लाख कैसे रह सकते हैं? मानव की बातों को सुनकर साकेत उसके सर पर टिप्पणी मारते हुए कहता है, बेवकूफ, वह बैंक की बात कर रही है। परिणीति के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और वह उसी के बारे में कह रही है। तुम पहले भी बेवकूफ थे और आगे भी बेवकूफ ही रहोगे। साकेत और मानव को इस तरह से बात करते हुए देखकर परिणीति अभी भी कंफ्यूज थी। तभी अभिमन्यु उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाते हुए कहता है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में है और जब तक तुम्हारी परमिशन न हो तब तक वह पैसे तुम्हारे अकाउंट से नहीं निकलेंगे। रही बात तुम्हारे फोन की, तो जल्द से जल्द उसका भी पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए घर चलो, क्योंकि नायरा तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।